हेलो, आज जो हम चीज देखने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और इससे रिलेटेड जो भी नंबर्स होंगे या मार्किंग स्कीम हम अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस तीनों की इंडिविजुअल चैप्टर वाइज मार्किंग बताएंगे। अब हम चैप्टर पे चलते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हर एक एंट्री रिलेटेड या तो अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है या फिर एंट्री और अकाउंट दोनों के दोनों आ जाएगा। चलते हैं हम आज इस चैप्टर के अंदर। देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी है बेसिक्स जर्नल एंट्री, क्योंकि जब तक आपको जर्नल एंट्री समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जर्नल बेस्ड, या फिर आ सकता है अकाउंट बेस्ड, या फिर जर्नल और लेजर बेस्ड दोनों आ जाए कि आपको रियलाइजेशन की सारी एंट्रीज और उससे रिलेटेड रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना पड़े। तो देखो, आज हम चल रहे हैं डिसोल्यूशन पे। क्या होता है डिसोल्यूशन? देखो, डिसोल्यूशन क्या होगा? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन तीन केसेस पे जो आपकी पुरानी फर्म होती है वो डिसॉल्व होती है और नई फर्म क्रिएट होती है। मगर आज हमारा डिसोल्यूशन पढ़ने का मोटिव क्या है? हम यहां करने वाले बेसिक्स। बेसिक्स किसका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। यहां पे मैं आपको हर एक एंट्रीज बताऊंगा विद उसका आफ्टर इफेक्ट की क्या होने वाला है। चलो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले होती है बेसिक्स एंट्री। बेसिक एंट्री दो होती है। बेसिक एंट्री किसकी? जब आप आपके प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को क्लोजर देते हो। पहला, फॉर क्लोजर ऑफ लाइबिलिटी। देखिए, जब आप बात करते हैं क्लोजर ऑफ लाइबिलिटी की, तो क्लोजर ऑफ लाइबिलिटी मतलब आप आपकी लाइबिलिटी साइड को क्लोज कर रहे हो। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है? देखिए, पहली चीज जो आपको कंसीडर करनी है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो आपके क्रेडिटर हो गए, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, क्रेडिटर, ये हो गई आउटसाइडर लाइबिलिटी। बिल पेएबल हो गई आउटसाइडर लाइबिलिटी। मान लो पार्टनर की वाइफ ने फर्म को कोई लोन देके रखा है तो वो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रीट होगा। पार्टनर वाइफ लोन, तो क्या पार्टनर ने दिया हुआ लोन भी कंसीडर होगा? नहीं, पार्टनर खुद है, उसने फर्म को लोन देके रखा है तो वो आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं कंसीडर होगा। तो मतलब आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर, बिल पेएबल, फिर पार्टनर्स वाइफ लोन। इसके अलावा लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, या फिर बैंक ओवर ड्राफ्ट। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गई आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो आपको कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में। अब क्या क्या चीजें आपको कंसीडर नहीं करनी? जो चीज पहले आपको कंसीडर नहीं करनी वो है कैपिटल, नहीं करना। क्लियर है? पार्टनर लोन, नहीं कंसीडर करना। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिक लॉजिक क्या होता है कि भाई हमें अगले साल बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो हम यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेटल करेंगे या क्लोज करेंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? या तो जिनसे पैसा लिया उनको पैसा रीपे करो, या जिनसे पैसा लेना उनसे पैसा ले लो। एसेट बेच दो, कैश रियलाइज कर लो, लाइबिलिटी पे ऑफ कर दो। ये सिंपल लॉजिक होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट का। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यू करने नहीं है। तो मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अभी के अभी, मतलब जितने पे भी, चाहे प्रॉफिट पे हो चाहे लॉस पे हो, आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। मैटर ऑफ फैक्ट ये है, उससे आपको लाखों का लॉस हो या लाखों का प्रॉफिट हो वो मैटर नहीं करता। सिर्फ जितना कैश मिल रहा है या जितना कैश पे करना है सिर्फ वही मैटर करता है। चलो पहली एंट्री देख लेते हैं, फॉर क्लोजर ऑफ ऑल लाइबिलिटी। तो क्या एंट्री होती है? वो होती है सिंपल, ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी
ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई पहली बेसिक एंट्री, किससे रिलेटेड? फॉर क्लोजर ऑफ लाइबिलिटी। फिर अगली एंट्री क्या है? वो है फॉर क्लोजर ऑफ एसेट। अब देखो, अगर हमने बात करी लाइबिलिटी की तो हमें पता है आउटसाइडर लाइबिलिटी। एसेट को कैसे क्लोज करेंगे? देखो, कैश छोड़ दो, पार्टनर को लोन मिला है वो छोड़ दो, पार्टनर ने लोन दिया है वो छोड़ दो, बैंक अकाउंट छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी कैश फॉर्म में होते, तो इनको कंसीडर नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसीडर नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी P&L है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं कंसीडर करना क्योंकि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला लॉस है। सेम चीज अगर लाइबिलिटी साइड में दिया हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन नहीं, क्या कंसीडर होगा? वो होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। वो किसके लिए बनाया जाता है? टू सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप सेम रेट पे इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना चाह रहे हो तो वो उसको आपको किसकी तरह ट्रीट करना है? आउटसाइडर लाइबिलिटी की तरह। वही जो मैं लॉजिक प्रेफर करता हूं कि भाई आपको डेटर नेट वैल्यू पे कंसीडर करना है, मतलब डेटर लेस प्रोविजन करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या एंट्री होती है। वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, कि जितने भी एसेट है अपार्ट फ्रॉम कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या लोन ऑफ पार्टनर, अगर एसेट साइड में दिया है उन सबको कंसीडर नहीं करना है, बची हुई सारी की सारी चीजें कंसीडर होगी। ये दो क्या थी? आपकी बेसिक एंट्री थी। बेसिक एंट्री किससे रिलेटेड? फॉर क्लोजर ऑफ लाइबिलिटी, फॉर क्लोजर ऑफ एसेट। होप करता हूं आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद की जो चीज है वो है एडजस्टमेंट एंट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। तो एक एक चीज देखते हैं। पहली चीज है एडजस्टमेंट एंट्री। देखो, एडजस्टमेंट एंट्री पहली क्या है? पहले या तो हम लाइबिलिटी क्लोज करेंगे या तो एसेट क्लोज करेंगे। हम एसेट क्लोज करना शुरू करते हैं। व्हेन एसेट इज रियलाइज्ड इन कैश। देखो, मैं इन जनरल बिलीव करता हूं कि कैश में क्लोज कर रहे हैं, बैंक से भी क्लोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां जहां मैं कैश बोलूंगा वहां वहां आप खुद ही बैंक कंसीडर कर लेना, तो वो एंट्री बैंक के हिसाब से भी क्लोज हो जाएगी। कोई डिफरेंस नहीं होता, कैश वैल्यू बढ़ेगी, बैंक वैल्यू बढ़ेगी और कुछ नहीं। मगर रियलाइजेशन में कैश अकाउंट बनाने को आता है, इसलिए मैं कैश कंसीडर कर रहा हूं। अब देखो, बोला व्हेन एसेट इज रियलाइज्ड इन कैश, मतलब आपने कोई एसेट बेचा, मान लो प्लांट एंड मशीनरी बेचा, तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ये नॉर्मल एंट्री होती है जब आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो। क्या आप यहां बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं, आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो। तो आपके लिए कैश तो इंपॉर्टेंट है, मगर प्लांट एंड मशीनरी की जगह आपको रियलाइजेशन अकाउंट को कंसीडर करना है। तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो, एडजस्टमेंट एंट्रीज में नरेशन लिखना जरूरी है, क्योंकि वो बताता है किस नेचर के ट्रांजैक्शन को आप क्लोज कर रहे हो अकाउंट बनाते वक्त। तो क्या एंट्री होती है? फिर नरेशन क्या होगा? सॉरी, इसका बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज। सिंपल इतना है कि जब एसेट की वैल्यू रियलाइज हो रही है, किस में रियलाइज हो रही है? कैश में। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज। क्लियर होगा? अगले पे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2। व्हेन एसेट इज टेकन बाय पार्टनर। एसेट किसने लिया है? पार्टनर ने लिया है। अगर नॉर्मल एंट्री करने जाते हैं, मान लो फिर से प्लांट एंड मशीनरी, तो एंट्री होती मान लो एक्स पार्टनर है, तो होती एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्लांट एंड मशीनरी। ये एंट्री होती नॉर्मल। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यू कर रहे होते, क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? देखो मैं यहां पे कोई भी एसेट का नाम ले सकता हूं, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इररिस्पेक्टिव कोई भी एसेट कंसीडर कर सकता हूं। मगर मेरे को अब अगले साल बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो उस एसेट के नाम की जगह मैं क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन लिखूंगा। क्लियर है? यहां नरेशन में डाल देंगे बीइंग एसेट इज टेकन बाय पार्टनर। क्लियर होगा ये आपको? ठीक है, क्लियर होगा। आगे चलते हैं एक और एंट्री की तरफ। अभी तो हमने कौन सी दो एंट्री करी? व्हेन एसेट इज रियलाइज्ड अगेंस्ट कैश, व्हेन एसेट इज रियलाइज्ड अगेंस्ट पार्टनर। पहली एंट्री हमने करी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग एसेट इज रियलाइज्ड इन कैश। दूसरी एंट्री करी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये दो एंट्री थी जो अभी हमने करी। अगली एंट्री हम करते हैं क्या? थर्ड एंट्री। अब हम लाइबिलिटी की तरफ चलते हैं कि लाइबिलिटी का क्या आफ्टर इफेक्ट होता है जब रियलाइज करते हैं। बोला व्हेन लाइबिलिटी इज पेड इन कैश, या फिर आपकी लाइबिलिटी आपने किस में पे करी है? कैश में पे करी है। मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिटर को पे कर रहा हूं, तो एंट्री करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश, सॉरी कैश। ये मेरी एंट्री होती। जब मैं क्या कर रहा हूं? क्रेडिटर को पे कर रहा हूं, तो एंट्री क्या करूंगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है? नहीं, मैं क्लोज करने बैठा हूं, तो क्या मैं सेम एंट्री करूंगा? नहीं, मैं एंट्री करूंगा क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग लाइबिलिटी इज पेड इन कैश। क्लियर होगा? क्या करा हमने? लाइबिलिटी को कैश में पे करा है। एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर होगा? अभी हम तक अगर मैं रिकॉल कर रहा हूं तो मैंने तीन एंट्री कराई। पहला व्हेन एसेट इज रियलाइज्ड इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हेन एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तीसरी एंट्री जो मैंने कराई व्हेन लाइबिलिटी इज पेड इन कैश, तो रियलाइजेशन टू कैश। अगली एंट्री, एंट्री नंबर फोर्थ क्या है? वो बोलती है व्हेन लाइबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर। लाइबिलिटी किसने पे करी है? पार्टनर ने पे करी है। तो अगर पार्टनर ने मतलब वही सेम, अगर मैं क्रेडिटर एक्स पे कर रहा है तो एंट्री कर देता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ये मैं करता, क्या मेरे को अगले साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से बनानी है? नहीं बनानी, तो मैं ये एंट्री पास नहीं करूंगा। तो मैं क्रेडिटर की जगह क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या करूंगा? जब लाइबिलिटी किसने पे करी? पार्टनर ने पे करी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखूंगा बीइंग लाइबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर। लाइबिलिटी किसने पे करी है? पार्टनर ने पे करी है। अगली फिफ्थ इंपॉर्टेंट एंट्री, फिफ्थ देखो, व्हेन आउटसाइडर एक्सेप्ट्स एसेट अगेंस्ट
इट्स पेमेंट। मान लो क्रेडिटर ने प्लांट एंड मशीनरी बोल दी कि मेरी पेमेंट के अगेंस्ट में प्लांट एंड मशीनरी ले ले भाई। तो याद रखना, जब कोई भी आउटसाइडर लाइबिलिटी एसेट एक्सेप्ट करता है उसकी पेमेंट्स के अगेंस्ट में, तो नो एंट्री शैल बी पास, मतलब कोई एंट्री पास नहीं होगी जब कोई भी आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एसेट एक्सेप्ट कर रहा है उसकी पेमेंट्स के अगेंस्ट में। क्लियर होगा। अगला एक और एंट्री, सिक्स्थ वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए या तो फर्म खर्चा करे या तो पार्टनर करे, तो क्या एंट्री होती है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म और पार्टनर। तो देखो दो एंट्री को मैं एक साथ मिला दे रहा हूं। एंट्री होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर फर्म पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करे, फर्म ने पे करे, तो एंट्री करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर करेगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर होगा आपको इस चीज में। इतना तो आपने करना है कि 6 बेसिक एंट्री है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। एंट्री बेस आएगा तो बिना एंट्री करे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। मतलब क्वेश्चन आपको खुद ही बोल रहा है कि एंट्री करना है, तो समझ लो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता डिसोल्यूशन समझने का। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है इसके बाद, अब अकाउंट पे चलते हैं अपन। देखो ये अकाउंट बना के रखा है। सबसे पहली एंट्री हमने क्या करी थी ऑल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो यहां डालेगा बाय ऑल लाइबिलिटी। कौन सी वाली लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो आउटसाइडर है। अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन ऑफ बैंक या बैंक लोन, फिर बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट, और यहां और डालना चाहो तो प्रोविजन फॉर वेट डेट्स। क्लियर है। दूसरी एंट्री हमने करी थी रियलाइजेशन टू ऑल एसेट, ऑल एसेट। क्या क्या था, कैश को छोड़ के, P&L को छोड़ के, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को छोड़ के, तो यहां डेटर, प्रोविजन हमने यहां कंसीडर कर लिया है, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, फर्नीचर, ऐसे जितने भी होंगे सारे के सारे यहां कंसीडर होंगे। अगली एंट्री हमने क्या करी थी, व्हेन एसेट इज रियलाइज्ड इन कैश। एंट्री क्या करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहां लिख देंगे बाय कैश एसेट। क्या एसेट रियलाइज हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर एसेट किसने ले लिया था, पार्टनर ने ले लिया था, तो बाय पार्टनर कैपिटल, वही एसेट। ठीक है। फिर लाइबिलिटी पे ऑफ करी थी, तो हो जाता है रियलाइजेशन टू कैश लाइबिलिटी। पार्टनर ने पे करी थी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी लाइबिलिटी। ठीक है। फिर हमने और क्या करा था, जब एसेट मतलब जब आउटसाइडर लाइबिलिटी एसेट के अगेंस्ट में क्या एक्सेप्ट करता है, प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी एसेट, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। हमेशा बच्चा ये वाला पॉइंट भूल जाता है और क्वेश्चन वहां आपको देगा ही ऐसी चीजें जिससे आप कंफ्यूज हो। तो आपको बेसिक्स याद होने चाहिए कि जब कोई एसेट एक्सेप्ट कर रहा है अपनी पेमेंट के अगेंस्ट में, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होने वाली। फिर हमने बोला था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर या फर्म, तो हो जाता है टू कैश रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर, वही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो देखो ये वो सारी एंट्री थी जो आपको काम करने में और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में मदद करेगी। ये अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट था। अगर इसमें आपको कोई भी छोटा मोटा भी डाउट होगा तो अगला आने वाले एक वीडियो में मैं आपको 3 रियलाइजेशन के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अब वही क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे या बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर का एक भी लॉजिक आपको एग्जाम में आया तो आप वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कर पाओ इजी तरीके से। तो देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट था और ये सारी हमने एंट्रीज करी थी। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे तरीके से खुद भी देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि आपके साथ उनका लॉजिक भी कवर हो। और 1 जनवरी से जो बैच मैं आपको बता रहा हूं आखिरी प्रयास, वो मैं उसके लिए खुद भी बहुत प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को सर्कुलेट करें ताकि और जुड़े और मैं और बच्चों की मदद कर पाऊं। मैं किसी दूसरे यूट्यूबर से कंपटीशन करने नहीं उतरा हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तो प्लीज मुझे भी मदद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। थैंक यू।